हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एफसीसी के बारे में, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है एचसीपी के बारे में, यानी कि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के बारे में। देखो, जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना तो आपको हम बताए थे कि यूनिट सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल के बारे में जब बताए थे तो हम आपको उस टाइम में ये बताए थे कि यूनिट सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है क्यूबिकल यूनिट सेल और दूसरा होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो दो सेल के बारे में आपको बताए थे। क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर हम लोग सभी कुछ पढ़ लिए। हम लोग उसके अंदर पढ़े एससीसी, उसके अंदर हम लोग पढ़े बीसीसी और फिर पढ़े एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। आज हम लोग को पढ़ना है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हम पहले से फिगर बना के रखे हुए हैं। ये होता है हेक्सागोनल का यूनिट सेल। हेक्सागोनल का यूनिट सेल ऐसा होगा। हेक्सागोन आप लोग को पता होता है कि कैसा होता है। हेक्सागोन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन ये जो हेक्सागोन हम लोग बना रहे हैं ये 3D में बना रहे हैं। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग इन 3D। 3D के अंदर ये हम लोग को देखेंगे। 3D थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। नीचे एक हेक्सागोन बना हुआ है, इसके बीच में एटम है, फिर एक ऊपर हेक्सागोन बना हुआ है, फिर इसके ऊपर एक एटम है और कंप्लीट फॉर्म होके एक लैटिस बनाता है ये। ठीक है, इस लैटिस को हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप। क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी टाइप। जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है हेक्सागोन, ये ए है, फिर बीच में तीन एटम, ये बी स्ट्रक्चर हो गया, फिर ऊपर भी एक हेक्सागोन, ये ए स्ट्रक्चर हो गया, और फिर इसके ऊपर एक एटम जो रिपीट हो रहा है, बी। जो बी रिपीट हो रहा है वो हो गया बी। तो इस हेक्सागोन को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी टाइप स्ट्रक्चर, यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें जो एटम्स होते हैं, एक पेपर का हम आपको बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ध्यान से समझिएगा। ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, और इसमें कितने साइड है? 6 साइड है। और प्रत्येक कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक कॉर्नर पे एटम है जो ए स्ट्रक्चर है, नीचे वाला। फिर इसके बीच में तीन एटम है जो बी स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके ऊपर हेक्सागोन रिपीट हो रहा है जो अगेन फिर से कैसा है? ए। और जो तीन एटम थे वो ऊपर भी अगेन रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन 3D। इसमें हम लोग को सभी पॉइंट देखना है जो कि हम लोग एफसीसी में देखे थे, बीसीसी में देखे थे और एससीसी में देखे थे। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जेड। पहला पॉइंट क्या है? जेड। जेड हम आपको बताए थे क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितना एटम होगा? तो ध्यान से देखो, इसका भी कुछ ना कुछ शेयरिंग होगा। जैसे ये एक हेक्सागोन है और एटम कहाँ है? कॉर्नर पे। एटम्स कहाँ है? एटम्स कहाँ है? कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस कॉर्नर का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से अटैच्ड कितने कॉर्नर होंगे? 3, है ना। एक इस साइड से अटैच्ड होगा, एक हेक्सागोन, और एक हेक्सागोन इस साइड से अटैच्ड होगा। तो बेसिकली एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? कितने हेक्सागोन के साथ हो रहे हैं? 3। कितने हेक्सागोन के साथ हो रहे हैं? 3। एक ये कॉर्नर है, इस साइड के अलोंग एक हेक्सागोन लगा होगा, इस साइड के अलोंग एक हेक्सागोन लगा होगा। तो कितने हेक्सागोन के साथ हो गए शेयरिंग? 3। यानी कि एक कॉर्नर का जो शेयरिंग हो रहा है वो 3 हेक्सागोन के साथ हो रहा है, एक कॉर्नर का। और जितने भी कॉर्नर है सबका शेयरिंग हो रहा होगा। तो कॉर्नर एटम सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। इसका जेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जेड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो कितने कॉर्नर है पहले बताओ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक कॉर्नर का जो नीचे वाला कॉर्नर है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 3 हेक्सागोन के साथ हो रहा है। और सेम ऊपर में जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है इसका भी 3 हेक्सागोन के साथ हो रहा होगा। एक ये हेक्सागोन जो खुद का है, एक इसके बगल में हेक्सागोन बना होगा, एक यहाँ पे हेक्सागोन बना होगा। ठीक है, तो कितने कॉर्नर के साथ हो रहे हैं? 3 ऊपर में, 3 नीचे में। तो खुद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खुद में जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक कॉर्नर का, ये 1/6 होता है। 1/6 होता है। तो कितने कॉर्नर है गिनते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6। 6 नीचे वाला जो कि ए टाइप था, और 6 ऊपर वाला जो भी ए टाइप था।
ठीक है, तो इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर में 6 नीचे में, तो कितने कॉर्नर? 12 कॉर्नर, और 3 नीचे वाले के साथ शेयरिंग हो रहा है, 3 ऊपर वाले के साथ शेयरिंग हो रहा है, तो टोटल शेयरिंग कितना हो रहा है? 6। तो खुद में जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 1/6 होता है। 12 कॉर्नर का जो खुद में कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/6। ठीक है, तो ये तो कॉर्नर वाले आइटम हम लोग देख लिए जो कि ए में थे, ए टाइप स्ट्रक्चर में थे। सेकेंड देखो बी टाइप, बी तो 3 है, 3 आइटम है, और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि नीचे जो हेक्सागोन है और ऊपर जो हेक्सागोन है इसके बीच में ये 3 आइटम है टोटल, तो ये 3 आइटम। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आया। तीसरा देखो, तीसरा इस हेक्सागोन के सेंटर में भी एक एटम है, इस हेक्सागोन के सेंटर में भी एक एटम है जिसका शेयरिंग ऊपर वाले एटम के साथ हो रहा होगा और जिसका शेयरिंग नीचे वाले एटम के साथ हो रहा होगा। ये जो बीच में सेंटर में आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे समझो, ये हेक्सागोन है। ठीक है, इसके सेंटर में जो एटम है ये ऊपर वाले एटम के साथ शेयरिंग हो रहा होगा, यानी कि दूसरे हेक्सागोन के साथ, बी के साथ, और खुद के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो सेंटर वाला का शेयरिंग कितना हो रहा है? सेंटर वाला का शेयरिंग कितना हो रहा है? हाफ, बोलिए हाफ। और सेंटर में कितने एटम है? एक ऊपर वाले सेंटर में, एक नीचे वाले सेंटर में, यानी कि 2 एटम है और दोनों का कंट्रीब्यूशन खुद में कितना हो रहा है? 1/2। क्लियर? यहां से टोटल हम लोग जेड का वैल्यू देखते हैं, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 1, तो 2 + 3 + 1 दैट इज 6। जेड का वैल्यू होता है एचसीपी में 6, ध्यान रखेंगे, जेड का वैल्यू होता है एचसीपी में 6। समझ में आ गया? उतार लो, पॉज करके उतार लो, उतार लो, चलिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड इसमें टचिंग कंडीशन, टचिंग कंडीशन सेकेंड पॉइंट। तो जो भी कॉर्नर पे एटम है ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो भी कॉर्नर पे एटम है ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग a मान लिए और ये सेंटर से दूरी r हो गया, ये सेंटर से दूरी r हो गया, तो टचिंग कंडीशन कितना आ गया? a = 2r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। टचिंग कंडीशन क्या हो गया? a = 2r। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये साइड हो गया a, है ना, और इस सेंटर से यहां तक का दूरी r, इस सेंटर से यहां तक का दूरी r, तो a = 2r is the touching condition of HCP। क्लियर? तीसरा पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है Z × मास बाय Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हेक्सागोन आएगा, यहां पे क्या आएगा? हेक्सागोन। इससे पहले जितना भी हम लोग जो वॉल्यूम ले रहे थे वो क्यूब का वॉल्यूम ले रहे थे। किसका वॉल्यूम ले रहे थे? क्यूब का, क्योंकि सब क्यूबिकल लैटिस के बारे में पढ़ रहे थे। ये हेक्सागोन है, यहाँ पे जो वॉल्यूम लेना पड़ेगा वो हेक्सागोन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो Z × मास बाय Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। अब यहाँ पे Z का वैल्यू 6 हम लोग को पता है, मास Na का भी मतलब पता है, 1 मोल 16.022 × 10⁻23। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, इस हेक्सागोन का वॉल्यूम अपने को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग पूरा एकदम अच्छे से निकालेंगे डेरिवेशन करते हुए, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको पीछे करके, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो हम लोग क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। चलो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। देखो वॉल्यूम जो होता है ना हेक्सागोन का या किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे इससे पहले हम लोग क्यूब का वॉल्यूम देख रहे थे, तो क्यूब का वॉल्यूम आ रहा था a क्यूब, है ना। क्यूब का वॉल्यूम कितना आ रहा था? a क्यूब। तो बेस एरिया, बेस एरिया ये साइड a था, ये साइड a था, तो बेस एरिया कितना हो गया? a², और ये साइड कितना था? a। सभी साइड क्यूब के a थे, इक्वल थे, तो यहाँ इसका वॉल्यूम कितना आ रहा था? a क्यूब। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट।
ऐसे ही हम लोग को हेक्सागोन का भी वॉल्यूम निकालना है। हेक्सागोन का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, इस बेस का एरिया और ये जो टोटल हाइट है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो बेस एरिया कैसे होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल हाइट, है ना। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की दूरी को टोटल हाइट हम लोग बोल दिए। हमको बेस एरिया सबसे पहले निकालना है, बेस एरिया। तो देखो बेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो आपको हेक्सागोन दिखाई दे रहा है ना नीचे, ये हेक्सागोन, इस हेक्सागोन को अगर यहाँ से सेंटर मान लो और सेंटर के सभी साइड को मिला दो, सभी कॉर्नर को मिला दो, तो यहाँ पे आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देंगे। जो हेक्सागोन आपको दिखाई दे रहा है उसके सेंटर से सभी कॉर्नर को मिला दो, तो यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। और इक्विलेटर ट्रायंगल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर ये साइड ए दिया हुआ है तो एरिया कितना होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर। कितने इक्विलेटर ट्रायंगल है, 6। एक हेक्सागोन के अंदर कितने इक्विलेटर ट्रायंगल है, 6। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6। तो ये जो आया, ये आया बेस एरिया, ये बेस नीचे का एरिया आ गया। अब सेकंड में हमको क्या चाहिए, हाइट। अगर हमको हाइट पता चल गया तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या कहलाएगा, इस हेक्सागोन का वॉल्यूम। इस हेक्सागोन का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो हाइट समझते हैं। हाइट समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो ये हेक्सागोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ पेपर पे हमको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जो इक्विलेटर ट्रायंगल बने हैं ना, इक्विलेटर ट्रायंगल, ये ए टाइप हो गया, इसके ऊपर बी टाइप है। तो जो बी टाइप एटम्स होते हैं 3, ये जो 3 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं बी टाइप, ये 3 एटम इस इक्विलेटर ट्रायंगल के ऑर्थो पोजीशन पे होता है। ध्यान समझना, ये हो गया हेक्सागोन और ये हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, इक्विलेटर ट्रायंगल का यहाँ पे कहीं बीच में ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं किसी भी साइड पे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर गिराएं, अपोजिट साइड पे जो सेंटर आता है ना उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो इस ऑर्थो सेंटर पे, इस ऑर्थो सेंटर पे एटम्स होते हैं। ये जो बी टाइप स्ट्रक्चर आपको एटम दिखाई दे रहा है, बी टाइप स्ट्रक्चर एटम, ये एटम होंगे, ये एटम होंगे, ये हाइट है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहां से मान ले तो इसके ऊपर ये पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर होगा और यहां कहीं पे बी टाइप स्ट्रक्चर एटम होगा, लाई करेगा। टोटल हाइट हम लोग बोले हैं h, जो बीच में इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का टोटल हाइट हम लोग बोले हैं h, और इसके मिडिल वाले का अगर हम लोग को निकालना पड़े हाइट, यानी कि ये दूरी जो निकालना पड़े, तो ये दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, h/2। बी टाइप और ए टाइप के बीच में जो हाइट होगा, ए टाइप और बी टाइप के बीच में जो हाइट होगा, उस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, h/2। क्या बोलेंगे, h/2। तो चलो निकालते हैं। हम क्या करते हैं ना कि ये जो आपको यहाँ पे जो भी एटम्स प्रेजेंट है उसको हम बाहर निकाल के आपको थोड़ा सा हाइट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल हम लोग के पास निकला, और यहां कहीं पॉइंट पे होगा ऑर्थो सेंटर, यहां कहीं पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा इसको और अच्छा बना लेते हैं, मिटाना पड़ेगा क्या इसको, ठीक है। ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, ए, ये ए साइड हो गया। अच्छा, ये पॉइंट पे ऐसे ऑर्थो सेंटर रहा है, ये ऑर्थो सेंटर है, यहां कहीं ऑर्थो सेंटर होगा, ऐसे बना देते हैं, यहां कहीं ऑर्थो सेंटर होगा। और इस ऑर्थो सेंटर पे बी टाइप एटम रखा हुआ है,
ये तुमको बीटा जो दिखाई दे रहा है ये ऑर्थो सेंटर पे कहीं रखा गया, इसको मिला दो, ठीक है। और इस सेंटर से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो ये टोटल कितना था, a इज इक्वल टू 2r, यानी कि ये r था तो ये भी कितना आ जाएगा r, परपेंडिकुलर यहां से गिरा दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। हाँ, वो छोटा सा फिगर बन गया था, उसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से फ्रेश फिगर बना दिए हैं। क्या किए हम लोग, यहाँ से एटम को उठा के यहाँ पे ले आए, एक ट्रायंगुलर हम लोग को यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है जहाँ पे एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। देखो ये जो साइड है ना, ये साइड को हम लोग यहाँ उठा के लाए, ठीक है। और यहाँ पे एक बन रहा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ऑर्थो सेंटर है ना, उस पे ये 3 एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्थो सेंटर के वॉइड पे ये 3 एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ये 3 एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बना दिए, ये हम लोग बना दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हम लोग आपको जूम करके यहां दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसको मिला दिए, ये जो साइड था ये साइड भी हो गया आपके पास, ये साइड हो गया आपके पास ए, है ना। और ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओ एम वाई, ये छोटे से ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ एम वाई। इस ओ एम वाई में हम लोग को पता है कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसका प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, कितना होता है, 60 डिग्री। और ये जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर क्या करता है कि जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। ऑर्थो सेंटर क्या करता है, जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये एंगल हो गया आपके पास 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया आपके पास, 30 डिग्री। तो हमको ये लेंथ चाहिए, अगर हमको ये लेंथ पता चल गया तो ध्यान से देखो, ये लेंथ अगर हमको पता चल गया तो ये हमको पता ही है एक्स वाई ए होगा, एक्स वाई लेंथ कितना होगा ए, और ये कितना अगर हमको पता चल गया तो हम लोग ओ और एक्स निकाल लेंगे, ओ एक्स निकाल लोगे तो बेसिकली एच बाई 2 निकाल लोगे, और एच बाई 2 निकल गया, एच निकल गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा हेक्सागोन का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आइए इस ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं ओ एम वाई में आए, यहाँ पे लगा दिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होगा, √3/2, बेस यानी कि ये जो बेस है ना, ये एंगल और ये जो बेस है, तो बेस का लेंथ कितना दिया हुआ, r, रेडियस r, और ये हाइपोटेन्यूज, ये जो वैल्यू है ये हमको पता ही नहीं है, तो इसके जगह लिख ले ओ वाई, ये हो गया ओ वाई, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2r/√3, कितना आ जाएगा, 2r/√3, √3 डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर देते हैं तो √3/√3, तो ओ वाई का वैल्यू आ जाएगा 2r/3 इंटू √3। देखो ये आ गया हम लोग के पास ओ वाई, ये क्या आ गया हम लोग के पास, ये ओ वाई, ये आ गया लेंथ, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ओ वाई का वैल्यू, ओ वाई का वैल्यू आ गया 2√3r/3, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको उतार ले, हो गया। अब इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, एक्स ओ वाई, इस ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं एक्स ओ वाई, ये लेंथ हम लोग निकाल चुके, ओ वाई कितना निकाल चुके, 2√3/3r, ये लेंथ ए होगा, ये लेंथ ए कैसे होगा, ध्यान समझना। देखो ये हेक्सागोन था, ये हेक्सागोन था, इसके जस्ट ऊपर यहां पे एक बॉल इमेजिन करो, इस कॉर्नर पे, है ना, ऐसे ध्यान, इस कॉर्नर पे एक बॉल इमेजिन करो और इसके जस्ट ऊपर पे एक बॉल इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ एक बॉल और यहाँ एक बॉल, दोनों का दूरी रेडियस, और दोनों का जो साइड आएगा वो कितना आएगा, यही साइड आएगा, यानी कि इस सेंटर से लेके यहां तक का दूरी जो आएगा ना वो कितना आएगा, ए,
टचिंग कंडीशन वही है, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r टचिंग कंडीशन पूरे हेक्सागोन का है। क्लियर? तो इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई, अच्छा ऑर्थो सेंटर पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ऑर्थो सेंटर पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। यानी कि ओ पे कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, है ना। एक्स वाई का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ एक्स और ओ वाई। क्लियर? हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है ओ एक्स का वैल्यू। ये ओ एक्स का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो एक ओ एक्स को इधर ले आओ। ओ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ओ वाई का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ओ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर। देखो ध्यान में, सही है। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। ओ वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी। ओ वाई का वैल्यू कितना निकाले? 2√3/3 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर। ये ओ एक्स, तो ये जो बेसिकली ओ एक्स है ये एच ही तो है, h/2। देखो क्या है ये? h/2। यहां से लेके यहां तक का दूरी, यही तो हम लोग ले रहे थे। देखो ध्यान से, यही ट्रायंगल है जिसको हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बाहर निकाले। तो ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स, इसका वैल्यू कितना है? h/2, h/2 का होल स्क्वायर। सही है। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4√3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब इसका काम नहीं है, इसको मिटाते हैं। यहाँ आर आ गया, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, यहाँ एच स्क्वायर आ गया, यानी कि 3 वेरिएबल आ गया हम लोग के पास। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं। हम लोग टचिंग कंडीशन पढ़ रहे हैं, ए इज इक्वल टू 2r, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं? a/2। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? a/2। a/2 यहाँ डाल दो तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से कटने वाला तो काट दो, 4/3 आ गया ना, 4/3। और आर की जगह क्या लिख दे? a/2, a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 3 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 3 जा 12। ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। कटने वाला है, काट दीजिए 3, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लीजिए 3, यहाँ आ गया 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। ठीक है, चलो इधर वाला मिटा रहे हैं। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा आपको 3 में से एक गया तो कितना गया? 2a स्क्वायर बाय 3, 2a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? h का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर बाय 3। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8a स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास h। ये क्या आ गया आपके पास? h। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 8a स्क्वायर बाय 3। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग,
इसको मिटा दिए। तो ध्यान से देखना, h इक्वल टू आ गया आपके पास, या इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू टू इंटू टू, ए को लिख सकते हैं a इंटू ए अपॉन √3, सॉरी 3। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 में से एक बाहर आ गया 2, एक ए बाहर आ गया a, √2/3। समझ में आ रहा है। अब देखो a और r का रिलेशन हमको पता है, a इज इक्वल टू 2r, तो a की जगह क्या लिख दो 2r, तो h इक्वल टू आ गया 2, और यहाँ पे क्या लिख दे a की जगह 2r √2/3। तो h का वैल्यू आ गया 2 2 जा 4r √2/3। ध्यान रखेंगे ये आ गया आपका हाइट, रेडियस आपको एटम का दिया होगा, ये r जो है ये रेडियस है, 4r √2/3 इज द हाइट। और एक बार अगर हाइट आ गया, एक बार अगर हाइट आ गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू क्या बोले थे हम लोग, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, यही तो बोले थे। और बेस एरिया कितना आया था अपने पास, बेस एरिया निकाले थे, यहाँ देखो बेस एरिया कितना निकाले थे, √3/4 a² इंटू 6, और हाइट कितना आ गया अपने पास 4r √2/3। ये पूरा आ गया आपके पास वॉल्यूम, क्या आ गया ये आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। बोलो समझ में आया, ध्यान से समझ लो, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा, ये वॉल्यूम याद रख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट वॉल्यूम जब उस सबको सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन आएगा 24√2, सबको सॉल्व करने के बाद आएगा 24√2r³, ठीक है। जब सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा r³। तो डायरेक्ट अगर आपको ये डिजिट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम आपको डेरिवेशन बताएं, डेरिवेशन समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 24√2r³। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलो मिटाते हैं इसको। तो डेंसिटी आ गया, अब बात करते हैं इसके परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी पे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या था, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। z का वैल्यू कितना है 6, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन कितना निकाला अभी हम लोग 24√2r³, निकाले ना, r³ से r³ कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां से 4, तो कितना आ गया 4/3 इंटू 4π इंटू √2, और यहाँ पे 100 भी आएगा, परसेंटेज निकाल रहे हो, क्या आएगा 100, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया π/3√2 इंटू 100, जो कि अप्रोक्स फिर से कितना आएगा 74%, कितना आएगा 74%, देख लो, ठीक है। वॉइड एफिशिएंसी कोई पूछ दे, वॉइड एफिशिएंसी, तो वॉइड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 26%, 100 माइनस 74, 26%, क्लियर है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया, आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी का, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको बताया था कि एक एटम, एक स्फीयर जो था वो कितने स्फीयर को टच करता है, जितना स्फीयर को टच करेगा वही इसका क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कैसे समझोगे, ध्यान से देखना, अभी हम आपको बता के दिखाए थे, हेक्सागोन एक बना के दिखाए थे, ठीक है, इसके नीचे 3 एटम थे, और यहाँ भी एक हेक्सागोन थे, यहाँ पे भी 3 एटम थे। देखो ये जो सेंटर वाला एटम है ना, ये सभी एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो एटम है ये सभी एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम को टच कर रहा है अपने में खुद में, और ये जो नीचे जो 3 एटम दिखाई दे रहा है, ये 3 एटम भी इसको टच कर रहा होगा। ये जो सेंटर वाला एटम है, इस सेंटर वाले एटम को ये 6 कॉर्नर वाले एटम टच कर रहे हैं, तो 6 तो समझ में आ गया।
तीन नीचे वाला टच कर रहा होगा, ये जो तीन एटम है ना 1 2 3, ये तीनों एटम इस सेंटर को टच कर रहा होगा, और ऊपर जो आपको तीन एटम दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर वाले एटम भी इस सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होंगे। सेम चीज यहाँ भी होगा, 6 कॉर्नर वाले टच करेंगे इसको, तीन ऊपर वाला और इसके नीचे भी तीन नीचे वाला होगा, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 6 3 9 और 3 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। तो ये था एचसीपी लैटिस, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक है, जिस बच्चा को समझ में नहीं आया हम उसको क्लास में समझा देंगे, जब हम लोग का कोचिंग वगैरह खुलेगा उस टाइम हम आपको समझा देंगे। अभी ध्यान से समझ लेना, और इसको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना वीडियो, और पढ़ते रहना। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वॉइड। तो ये कंप्लीट लैटिस हो गया, चार तरह का लैटिस हम लोग पढ़ लिए, एससीसी पढ़ लिए, बीसीसी पढ़ लिए, एफसीसी पढ़ लिए और एचसीपी पढ़ लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वॉइड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।